नाज़रीन सलाम कबूल करें। मैं हूं वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। दुनिया का इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट यूक्रेन जिस तरीके से उबल चुका है और जिस तरफ जा रहा है, इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। मैं जो समझ पा रहा हूं आप तक डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले दोस्तों हम कोशिश करते हैं यूक्रेन में जो नाटो का स्टैंड है वो क्या है, वो क्या चाहते हैं और वो क्या करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि रशिया इसका कैसे जवाब देना चाहता है या वो क्या करना चाहता है। नाटो की अगर हम बात करें तो ख़ासतौर से अमेरिका की तरफ से आप देख रहे हैं कि भारी एग्रेशन दिखाया जा रहा है। बाइडन के बारे में वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि रशिया को धमकी दी जा रही है, धमकी दी गई है, बाइडन ने धमकाया है। ब्रिटेन की तरफ से भी बाकायदा धमकी भरे शब्द तो रशिया की तरफ आ रहे हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। उनका सीधा कहना है कि दुनिया में हर देश को अपनी संप्रभुता के साथ रहने का अधिकार है और ये मुमकिन नहीं कि हम रूस को यूक्रेन पर कब्ज़ा करने दें। तो यूक्रेन पर कब्ज़ा नहीं करने दिया जाएगा और हम इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। कुछ 1000 से 5000 जो फ़ौजें हैं उनको बढ़ा भी चुके हैं। और यहाँ अगर हम रशिया की माने तो फिर ये कि 90 टन से ज़्यादा हथियार जो हैं वो यूक्रेन को सप्लाई कर दिए गए हैं। और सप्लाई यूक्रेन को यूक्रेन फोर्सेस के अलावा यूक्रेन की आम जनता के लिए जो है हथियार, जो छोटे हथियार जो हैं वो सप्लाई किए जा रहे हैं, डिप्लॉय किए जा रहे हैं या फेंके जा रहे हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जो रशिया कम से कम इसे उस नज़रिए से देख रहा है जिस तरह यूएसएसआर के ज़माने में रशिया को तोड़ा गया। बोस्निया, हर्जेगोविना, चीचनिया, तमाम इलाकों में जिस तरह का डिस्टर्बेंस था, जिस तरह गृह युद्ध की स्थिति यूएसएसआर में थी और वह गृह युद्ध जो है यूएसएसआर को तोड़कर चला गया। और तोड़ने के बाद मेरे ख्याल से अभी एक वक्त आया है जब रशिया जो है अपनी ताकत का मुजाहरा करने में सक्षम भी है और वो करना भी चाहता है, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव बनाने की कोशिश जारी है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, अमेरिका सहित नाटो की तरफ से, और यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की, जिसे वो कभी भी होने नहीं देगा। रशिया ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि रशिया की सरहदों के, पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, रशिया की सरहदों के पास अगर बिल्कुल सरहदें मिलाकर यहाँ पर अमेरिका नाटो आ जाता है तो रशिया के अंदर रशिया की स्थिति बिगड़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और किसी भी कीमत पर रशिया कम से कम इस समझौते को मानने वाला नहीं है कि वो नाटो में जाए, और नाटो में जाने से पहले यकीनन रशिया उस पर कब्ज़ा कर लेगा, ऐसा मेरा भी मानना है। यह मगर जो अभी चल रहा है कि वो आज ही कर लेगा, ऐसा भी नहीं है, जबकि रशिया ने बाकायदा अपनी फ़ौजों को तैयार रहने के लिए कह दिया है। भारी तादाद में फ़ौजें जो है वो अलर्ट कर दी हैं और अलर्ट के बाद किसी भी वक्त कोई छोटी या बड़ी वार हो सकती है, ये चेतावनी भी जारी कर दी गई है। रशिया ने इसे काउंटर करने के लिए अपने 20 से ज़्यादा बहरी बेड़े जो है वो काला सागर में उतार दिए हैं, जो इस वक्त रिहर्सल कर रहे हैं। प्रशांत महासागर में भी रशिया के बेड़े रिहर्सल कर रहे हैं। और यानी स्टेट ऑफ मलाका तक ख़ास तौर से ये एक मूवमेंट जारी हो चुका है जिसमें चीन और ईरान और रशिया भी शामिल था। यहाँ लगातार 2022 में चारों तरफ समंदर में रशिया अपनी फ़ौज के अपने जो बहरी निज़ाम हैं उसको उतार चुका है। और ये एक चेतावनी है कि रशिया पूरे नाटो सहित अमेरिका के साथ युद्ध के लिए कमर कसे हुए तैयार है। वो मानसिक दबाव में या जो सिर्फ जो है मनोवैज्ञानिक गेम में रशिया मार खाने वाला नहीं, वो दबने वाला नहीं, ऐसा संकेत देने की रशिया की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरीके से ब्रिटेन की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि भाई यूक्रेन पर ना कब्जा करने दिया जाएगा और ना कब्जा बर्दाश्त किया जाएगा, तो क्या ब्रिटेन तैयार है कि वो रूस के साथ युद्ध करेगा? क्या अमेरिका तैयार है कि रूस के साथ युद्ध लड़ा जा सकता है? एक तरफ
हल्के फुल्के ज़बान में जब ये सख्त बात करते हैं तो उसके बाद पलट के थोड़ा डाउन आते हैं और डाउन आके पाबंदियों की बात करते हैं। रशिया का ये मानना है आज की तारीख में कि बहुत जल्दी ब्रिटेन में एक मसौदा जो है वो पेश किया गया है जो रशिया पर भारी पाबंदी लगाने की तैयारी कर चुका है। यानी कि ये भी एक बीच में, हालांकि खुद यूरोप फंसा हुआ है और यूरोप से गैस अगर यूरोप को नहीं मिलती है तो यूरोप जम सकता है, यही स्थिति पैदा होने वाली है। तो रशिया के साथ जर्मनी और कई देशों के बहुत गहरे संबंध हैं। गहरे संबंध का यहाँ अर्थ ये होता है कि कारोबारी संबंध हैं। यूरोप नाटो के सदस्य हैं, नाटो के साथ काम कर रहे हैं। वो उनकी राय के बगैर, उनके फैसलों के बगैर, यूरोपियन यूनियन के फैसलों के बगैर इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। मगर रशिया के साथ भी अपने संबंध को कायम कुछ देश रखना चाहते हैं, जो कि ट्रीटी के हिसाब से तो वो नाटो और अमेरिका के साथ ही खड़े हैं। यहाँ मसला ये होता है कि ये जो सूरत हाल बन रही है तो क्या पूरा यूरोप मानसिक तौर पर तैयारी कर चुका है कि यूक्रेन के बहाने एक बार फिर रशिया के बढ़ते हुए वजूद को, उठे हुए कदमों को रोककर सीमित कर दिया जाएगा? क्या ये बिल्कुल यूरोप तैयारी कर चुका है, नाटो तैयारी कर चुका है, अमेरिका तैयारी कर चुका है, या इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है? देखिए दोस्तों, अगर मैं एनालाइज करता हूं कि क्या आज भी अमेरिका या यूरोप यूक्रेन में डायरेक्ट रशिया के साथ फाइट करने की स्थिति में है, तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता है। क्योंकि जिस तरह के हथियारों का प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है रशिया की तरफ से, Su-35 को भी तैनात कर दिया गया है। 20 जहाज जो है तकरीबन तैनात किए हैं यूक्रेन के आसपास। Su-35 वो जहाज़ है लड़ाकू रशिया का, जो F-35 जो इस वक्त दुनिया का सबसे 5th जनरेशन का तगड़ा जहाज़ माना जाता है, F-35 से अच्छे Su-35 5th जनरेशन रशिया क्लेम करता है कि उसके पास वो जहाज़ हैं जिन्हें उसने इस वार के लिए या इस कब्जे के लिए या यहाँ काउंटर करने के लिए तैनात कर दिया है। और काला सागर में तकरीबन अपने 20 बेड़े जो है वो तैनात करके रिहर्सल शुरू कर दिया है। यहाँ पर बाल्टिक में भी मूवमेंट रशिया ने शुरू कर दिया है। तो कुल मिला के पूरे यूरोप और अमेरिका को, उनकी फौजों को, उनके संगठन को एक काउंटर करने के लिए जेस्चर जो है वो रशिया की तरफ से दिया जा रहा है। चाहे वो प्रशांत सागर हो, बाल्टिक हो, या स्टेट ऑफ मलाका हो, या फिर ब्लैक सी हो, इन तमाम इलाकों में रशिया अपना अज़्म, अपनी फ़ौजें, अपनी फ़ौजों के रिहर्सल के ज़रिए बाकायदा एक तैनाती और ये साबित करने की कोशिश कि मैं हर मोर्चे पर तैनात हूँ और लड़ने के लिए तैयार हूँ। मसला ये उठता है कि क्या इसके बावजूद नाटो, अमेरिका ये तय कर चुका है कि वो रशिया को एक बार पीछे धकेल देगा, जिस तरह यूएसएसआर टूटने के बाद अकेली सुपर पावर के तौर पे अमेरिका रह गया था। अब क्योंकि क्लेम किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर कई पावर्स जो है वो पावर सेंटर बन चुके हैं, यहाँ पर पीछे की तरफ जा रहा है अमेरिका, पीछे की तरफ धकेल चुका है मेरे ख्याल से। तो उसको क्या ये सिर्फ अमेरिका को अपनी जो उनकी सलाहियत है या उनकी जो अपनी एक छत राज दुनिया पे था उसे कायम करने के लिए या कायम रखने के लिए आखिरी लड़ाई के तौर पर माना जाना चाहिए? क्योंकि रशिया भी कमर कस चुका है। अगर कोई ये एक दोस्तों एक बात और मैं यहाँ पर बता दूं, स्थिति तो वाकई ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी कि एक छोटी सी बात पर पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ गया था, ठीक वैसी स्थिति लग रही है कि अगरचे गलती से भी अमेरिका या नाटो यहाँ डायरेक्ट रशिया के साथ काउंटर करने की स्थिति में आएंगे तो फिर ये वर्ल्ड वॉर में बदलने में कुछ ही सेकंड लगेंगे, बहुत ज़्यादा देर इसमें नहीं लगेगी। और अगर ये वर्ल्ड वॉर में बदला तो फिर ये जंग छोटी नहीं रह जाएगी। हालांकि रशिया की तरफ से छोटी वार के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है, अमेरिका की तरफ से या यूरोप की तरफ से फुल फ्लैश वार की चेतावनी का जेस्चर दिया जा रहा है। शब्दों में पाबंदी शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो एक्ट हो रहा है वो फुल फ्लैश वार का है और जो जबान से कहा जा रहा है वो एक एक्ट, मतलब एक तरह से मतलब जेस्चर उनका जबान से पाबंदियों का है, उसमें युद्ध शामिल नहीं है।
मगर युद्ध जैसी धमकियां लगातार दी जा रही है रशिया को, और अब सिचुएशन इतने टेंस हो चुकी है कि किसी भी तरीके से रशिया को यहाँ से बैकफुट पे जाना पड़ेगा। हम यूक्रेन पे कब्जा नहीं करने देंगे, और जितनी शिद्दत से नाटो और अमेरिका ये बात कह रहा है, उतनी शिद्दत से रशिया अपनी घेराबंदी, अपने किलेबंदी को मजबूत कर रहा है। और ये कहना रशिया की तरफ से आज कि रशिया के यूक्रेन के लोगों को अमेरिका द्वारा हथियार दिए जा रहे हैं, नाटो द्वारा हथियार दिए जा रहे हैं, जहां आतंकवाद का यानी टेररिज्म का और गोरिल्ला वार का रशिया के खिलाफ, या जो रशियंस अमेरिका में यूक्रेन में रहते हैं उनके खिलाफ जो है कोई बड़ा मूवमेंट शुरू हो सकता है, जिसके बहाने जो है अमेरिका ये कहेगा, नाटो ये कहेगा कि ये रशिया ने शुरू करवाया है। यानी कि उससे पहले ही रशिया, जब ये मूवमेंट शुरू करवाया जाए अमेरिका के द्वारा, जो पहले भी रशिया में हो चुका है, उससे पहले यकीनी तौर पर इस पूरे माहौल पर कब्जा करना रशिया चाहता है, उसका जेस्चर वो दे रहा है। और अब सवाल ये उठता है कि अगर उससे पहले यूक्रेन के ऊपर रशिया कब्जा करता है या करने के लिए निकल पड़ता है तो फिर अंजाम क्या होगा। यूक्रेन पर कब्जा करता है और नाटो उसे काउंटर करने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल, जो अभी तो यूक्रेन को देने की बात की जा रही है, अगर जिस तरह ब्रिटेन और तमाम कई देशों का और जेस्चर इस तरह का मिल रहा है कि रूस को फौजी तौर पर डायरेक्टली काउंटर करने की स्थिति आ जाए, तो चूंकि ये इत्तेहाद है नाटो का, एक तरफ रशिया अकेला है, तो क्या रशिया अकेला है? मुझे नहीं लगता कि रशिया अकेला खड़ा होगा। चाइना के साथ उसकी ट्रीटी है, और चूंकि ये घेराबंदी ताइवान को लेकर भी की जा रही है, ताइवान की घेराबंदी को और मजबूती से वेपन्स को इस्तेमाल करने के लिए चाइना ने पिछले 3 दिनों में और ज़्यादा एग्रेसिव किया है। और इसी इलाके में अपनी पोस्चरिंग के लिए, यानी नाटो को काउंटर की स्थिति चाइना वाले रास्ते पर भी आज जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया के जरिए मिसाइल दागे गए हैं, और मिसाइल दागकर चाइना को, अमेरिका को भड़काने की कोशिश की गई है, मिसाइल जो है बाकायदा टेस्ट किए गए हैं, वो एक जेस्चर है कि इधर भी अगर तुम ये समझते हो कि सिर्फ नाटो एक इत्तेहाद है, तो ये मत भूलें कि रशिया का भी एक अपना इत्तेहाद है, और वो इत्तेहाद एक्टिव है और वो साथ में जंग लड़ेगा। कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया पर नज़र बनाई रखी जा चुकी है, और साउथ चाइना सी में नज़र बनाई रखी हुई है। चाइना भी खामोशी के साथ अपनी तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं, और चाइना ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स तैनात किए हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक वेपन इस तरह के हैं जिनका अभी डेमोन्स्ट्रेशन तो सरेआम तौर पर किसी युद्ध में देखा नहीं गया है, पर ये एयर डिफेंस सिस्टम और ये समुद्री हदूद में पनडुब्बी और तमाम चीज़ों को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात किए गए हैं, जो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे खबर है, ये एक अलग तरह का, एक नई दुनिया में अगर कोई वार होती है तो ये देखने को मिलेगा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। अभी बारीकी से, चूँकि मैं कम से कम हथियार एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बता सकता, बट एक नए जो डिफेंस सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम है, वो तैनात किया गया है। इसका मतलब तैनाती चारों तरफ से बढ़ रही है और तनाव बढ़ रहा है, और अब ये सिर्फ मानसिक गेम, यानी कि एक सिर्फ जो है साइकोलॉजिकल गेम नहीं रह गया है, ये शायद इससे आगे जा रहा है। मगर क्या ये इससे आगे जाते वक्त सीधे रशिया को ख़त्म करके ही सांस लेगा, रशिया को उसकी हदूद में रोक देगा, यूक्रेन को बचा लेगा और चाइना को उसकी हदूद में इकट्ठा कर देगा? ये तमाम तैयारियां जो है नाटो की तरफ से करके, यानी व्यापार जो युद्ध शुरू हुआ था उसमें लगभग मुंह की खा चुके अमेरिका, हार चुके अमेरिका को क्या डायरेक्ट युद्ध के ज़रिए ही इन रशिया और चाइना को रोक कर वो अपनी फतेह का झंडा लहरा सकते हैं? मुझे लगता है कि ये भी एक ऐसी स्थिति है जहां पर अमेरिका के अंदर, एक जो गार्डियन अखबार ने लिखा है कि अमेरिका के अंदर गृह युद्ध शुरू नहीं होगा, बल्कि अदृश्य तौर पर गृह युद्ध शुरू हो चुका है। इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि वो वक्त बहुत दूर नहीं है जब अमेरिका गृह युद्ध का शिकार हो जाएगा, और गृह युद्ध जैसी स्थिति का मतलब ये नहीं है कि वो हथियारों से लड़ेंगे, मगर इतना ज़रूर है कि वो टुकड़ों में बंटने की स्थिति आ जाएगी। लोग मानसिक तौर पर बंट चुके होंगे, अलग अलग तरह की नस्ल, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के स्टेट, सबको अपनी अपने
देश की शायद ज़रूरत महसूस होगी, उसकी वजह ये है कि अमेरिका में रोज़गार की शरह गिर रही है, स्थितियां ख़राब हो रही है, कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं, कंपनियों के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। ये बात सभी जानते हैं, कोई भी बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा ये बात जानता है कि अमेरिका इस वक्त अपने उन लोगों की अर्थव्यवस्था को डूबी हुई को बचाने के लिए, बैंकर्स को बचाने के लिए एक युद्ध की ज़रूरत है। उस युद्ध को रशिया में लड़ा जाएगा, चाइना के साथ लड़ा जाएगा, या फिर जो है यमन के ज़रिए जो एक छेड़खानी शुरू हुई है यूएई और यमन और सऊदी अरब, उस इलाके से लड़ाई से इसका काम चल जाएगा। इस पर भी मेरे ख्याल से अगले एपिसोड में बहुत तफसील से बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो पॉइंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो रोल अदा करने वाला है। अभी हम रशिया और यूक्रेन और नाटो पर ही रहते हैं, तो यहाँ ऐसा लगता है कि बाइडन की गिरती हुई रेटिंग के वो गुस्से में एंकरों को, न्यूज़ एंकरों को गाली बकना शुरू हो चुके हैं। बाइडन की मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि लगातार उसके अपने देश के अंदर उसकी रेटिंग गिर रही है। यहाँ रशिया को थ्रेट करके या फिर उस पर एक छोटी वार का बहाना करके, जिस तरह जो बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की रेटिंग को बचाए रखना चाहता है, जो कि अफगानिस्तान में धूमिल हुई है, जो कि इराक की स्थितियां बिगड़ रही है, उसमें धूमिल होती हुई नजर आ रही है, और यमन में जो लगातार एक लंबा युद्ध चल रहा है, वो स्ट्राइक की पोजीशन यूएई तक आने तक जो है उसको नहीं संभाला जा पा रहा है। और यमन में भी जिस तरह अमेरिकी दूतावास पर हमलों की बात आई थी, अभी कुछ दिनों पहले हुए थे, ये यानी कि कुल मिलाकर ये है कि अमेरिकी जो सुपर पावर होने की छतरी थी वो सुकड़ना शुरू हो गई है, वो वाइंड अप हो रही है, रोल बैक हो रही है। ये वहाँ की जनता समझ रही है। इस वजह से वहाँ के प्रेसिडेंट की जो रेटिंग है वो डाउन होती चली जा रही है। और उस रेटिंग को, क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लगातार अपनी रेटिंग को मेंटेन करते हैं, अगर किसी कदम से, किसी वजह से वो पब्लिक के अंदर उनकी जो टाइम टू टाइम सर्वे होते हैं उसमें नीचे की तरफ जारी होती है, तो उसको अप लाने की कोशिश करते हैं। चूँकि हर प्रेसिडेंट जो अमेरिका का होता है वो सेकंड टर्म भी करना चाहता है और अपनी रेटिंग को लगातार मेंटेन करने की कोशिश करता है। मगर मुझे लगता है कि अमेरिका की खुद की रेटिंग, प्रेसिडेंट तो छोड़ दो, अमेरिका की खुद की रेटिंग लगातार नीचे की तरफ जा रही है। उस रेटिंग को बचाने के लिए अमेरिका के लिए शायद बेहद ज़रूरी है कि यूक्रेन की मामले को लेकर अगर रशिया बैकफुट पर चला जाता है तो ये रेटिंग ज़रूर थोड़ी बहुत संभल जाएगी। मगर क्या पुतिन इसके लेकर बैकफुट पर जाएगा? तो मुझे लगता है कि वो बैकफुट पर नहीं जाएगा। अब हम लब्बो लबाब पर आते हैं। तमाम चर्चाएं हो रही हैं, तमाम मीडिया में आप सुन रहे होंगे कि लगातार अभी युद्ध हुआ, कल युद्ध हुआ, मिसाइलें तैयार हो गई हैं, तैनात तैयार हो गए हैं। मेरा अभी भी कैलकुलेशन ये कहता है कि पूरे यूरोप और अमेरिका में उतनी हिम्मत नहीं बची है कि रूस पर डायरेक्ट वो अटैक कर दें। पाबंदियां लगा सकते हैं, यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर सकते हैं। यूक्रेन की ज़मीन पर रूस के इन्वेड को अगर वो जाते हैं, हमला करते हैं, कब्जा करते हैं, अमेरिका सहित पश्चिमी जगत, ब्रिटेन सहित कोई भी देश रोक पाएगा? मुझे लगता है कि ये एक सुनहरा ख्वाब हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितना मैं वेपन्स और फौज और पोजीशंस को, लोकेशंस को, जोग्राफिया को जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, उससे स्पष्ट है कि जितना एग्रेशन जो है अमेरिका और यूरोप की तरफ से दिखाया जाएगा, उतनी ही जल्दी यूक्रेन जो है शायद वो अपनी आज़ादी से हाथ धो बैठेगा और जल्दी ही रूस के कब्जे में चला जाएगा। और रूस के कब्जे में ये तमाम देश सिर्फ जाते हुए उसको देखेंगे, बयानबाजी करेंगे, पाबंदियां लगाएंगे और कुछ इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अभी तक मेरा एनालिसिस ये कहता है। ये भी हो सकता है कि मैं गलत साबित हूँ। हो सकता है रूस पे तमाम अमेरिका सहित यूरोप के तमाम देश मिलकर हमला कर दें और रूस को ज़मींदोज़ कर दें। मगर मैं अगर बिग थ्री के ज़माने में जाता हूँ, मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में जाता हूँ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के पास परमाणु था। जापान जैसा देश, छोटा सा देश, सीधे उसके पर्ल हार्बर में घुस के अटैक करता है और बाद में परमाणु बम बदले में गिरते हैं, उसमें उससे इनकार नहीं कर सकते। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिग थ्री में से एक होने के बावजूद अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई बहुत बड़ा रोल अदा किया हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। अलबत्ता वहाँ के व्यापारियों ने, वहाँ के थिंक टैंक ने कुछ किया है कि
कोलिशन था, जो भी था वो एक अलग बात है, उस पर हम नहीं जाते, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पशे पर्दा चीज़ें होती हैं आम जनता से उसका कोई लेना देना होता नहीं है। कॉमन बातें करते हैं। कॉमन बातों में ये था कि रशिया ने जब पूरे इसी इत्तेहाद को, ब्रिटेन, फ्रांस और ये तमाम पूरे इत्तेहाद को अमेरिका सहित सिर्फ अकेले हिटलर ने नाक में पानी पिला रखा था, जब इनको वो लगातार मार रहा था, जब लगातार ये बैकफुट पर जा रहे थे, तब इनको संभालने वाला और इस जंग को जीत के मुहाने तक लाने वाला अकेला यूएसएसआर था। लगातार अगर यूएसएसआर इस जंग में नहीं होता तो अमेरिका सहित ये तमाम देश हिटलर को नहीं हरा पाते। अब जिसने उसको हराया, जिस देश ने, जिसकी वजह से आज ये नाटो भी हैं, इत्तेहादी भी कहलाते हैं, तरक्की भी कर रहे हैं, दुनिया पर राज भी किया। माफ़ करना, याल्टा ट्रीटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि बाकायदा रशिया उतना ताकतवर था, यूएसएसआर, कि याल्टा ट्रीटी के तहत इन्होंने देशों के बंटवारे रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ इनको करने पड़े थे, पर वो जितने हिस्सा रशिया को चाहिए था वो उन्होंने लिया था, जो उनके इन्फ्लुएंस में आता था, जो उनके इंटरेस्ट एरिया में आता था वो उन्होंने लिया था। बाकी कुछ फ्रांस के साथ गया तो कुछ ब्रिटेन के साथ गया तो कुछ अमेरिका के साथ गया, वो अलग बात है कि फिर ये बाद में पूरी तरह इकट्ठे हो गए और सब मिलजुल कर बांट कर खाने लगे। मैं ये बातें थोड़ी सी जो दूसरी न्यूज़ देखते हैं या दूसरे चैनल देखते हैं, फोर्थ व्यू नहीं देखते, शायद उनके लिए ये नई बातें होंगी। अगर आप लोग लगातार फोर्थ व्यू देखें तो शायद इनमें से कुछ बातें आपको भी समझ आना लग जाए। अब इसको हवाई न समझें, कोई नया व्यूअर आता है तो उसको थोड़ी सी पुराने एपिसोड से समझ में आएगी कि हम क्या कहते हैं, कैसे बात करते हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि रशिया पुतिन के दौर में बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ है, क्योंकि अपने से अलग कई मोर्चों पर भारी तैयारी जो है वो रशिया कर चुका है। बहुत जल्दी पाकिस्तान के साथ शायद रशिया की कोई विजिट हो, कोई बात हो, और लगातार वार्ताएं चल रही हैं, ऐसा मुझे लगता है, चूँकि उज्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान में के रास्ते जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कॉरिडोर में और तमाम चीज़ों में इन्वेस्टमेंट का प्लान चाइना बना चुका है। बातें लगभग नतीजतन पहुंच चुकी हैं। आज तालिबान जो है वो लैटिन एक अमेरिकन देश में ही बाकायदा मीटिंग कर रहे हैं, और पता चला है कि वो मीटिंग जो है अच्छी हुई है। नॉर्वे में मीटिंग बड़ी अच्छी रही है तालिबान की। इसका मतलब धीरे धीरे वो बातें हम तालिबान पे भी करेंगे कि आप वो ये क्या हो रहा है कि अमेरिका के देशों में भी जो है तालिबान का स्वागत होने लगा है और उनकी मीटिंग को अच्छी मीटिंग कहा जाने लगा है। ये गेम क्या है, चूंकि कॉरिडोर यहाँ से निकलना है, दुनिया मतलब एक पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा। अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का छीना झपटी चल रही है, कैसे लागू किया जाए इसकी कोशिश की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो पश्चिम ने की थी वो बैकफायर कर चुकी हैं, उसका नुकसान उन्हीं को हो चुका है। कोरोना का भी बैकफायर उन्हीं के गले में पड़ चुका है। इससे रशिया और चाइना को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी शायद वो नहीं हो पाया। इनकी इकोनॉमी उल्टे ग्रो कर गई और यहाँ यूरोप के अंदर बेरोज़गारी की शरह बढ़ चुकी है। जो इत्तेहादी यूरोप के साथ अभी खड़े हैं उन देशों की स्थिति भी बदतरीन होती जा रही है और ये रिवर्स गियर में इकोनॉमी है जिसको संभाला नहीं जा सकता। यानी कि दुनिया इन तमाम चीज़ों से छुटकारे के लिए एक युद्ध की तरफ तो जो बढ़ रही है ज़रूर, मगर इसमें मुझे लगता है कि कुछ देश वो इतने आगे निकल चुके हैं कि ये मनोवैज्ञानिक गेम के बजाय अगर वार गेम में बदलती है, वार में बदलता है ये गेम, तो बहुत लंबा नहीं चलेगा और बहुत जल्दी जो है अमेरिका सहित नाटो अपने घुटने टेक देगा। चूँकि घेराबंदी रशिया ने, मैं कुछ चीज़ों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि कई ऐसे देश हैं जो अचानक आपके सामने आएंगे और ये घेराबंदी जो है आपको दिखाई देगी कि जो घेराबंदी नाटो और अमेरिका कर रहा है, हालांकि अमेरिका और नाटो उस बात को जानता है कि वो कौन से देश हैं और कब वो सामने आएंगे। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि नाटो और अमेरिका हिम्मत नहीं जुटा पाएगा रशिया पे डायरेक्ट अटैक की। यह ज़रूर है कि यूक्रेन में से कोई
छेड़खानी करवा के उकसावे की कार्रवाई यूक्रेन के ज़रिए रशिया के खिलाफ करवा दी जाए और पीछे से बैठ के उसको जितवाने की कोशिश की जाए, जो संभव नहीं होगी क्योंकि ये प्लान ऑलरेडी रशियंस जानते हैं और वो इसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। मुझे लगता है कि 24 से 48 घंटे में यूक्रेन जो है आपको जब्त होते हुए नज़र आएगा। तो वो एक पूरी घेराबंदी हो चुकी है और उसके बावजूद फिर अमेरिका डायरेक्ट रशिया पे अटैक कर दे, ब्रिटेन डायरेक्ट रशिया पे अटैक कर दे, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हो जाए, नहीं हो पाएगा। अलबत्ता ये होगा कि अगर कोई छोटी मोटी घटना रशिया के अंदर होती है तो चाइना भी कोई ना कोई एक्शन ताइवान पर लेगा और अगर ताइवान पर एक्शन लेगा तो साउथ चाइना सी में छेड़खानी शुरू होगी, जहां जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड कोर, भारत भी शायद उसमें शामिल हो सकता है, अमेरिका सहित इस गेम को इस मोर्चे पर भी शायद एकदम शुरुआत हो जाएगी। और ऐसा हुआ तो फिर जो है खाड़ी के देशों में भी बड़ी उथल पुथल होगी, तुर्की भी अपने गेम को देखेगा, ईरान और जो इस वक्त अमेरिका के साथ साथ इजराइल के साथ रस्साकसी चल रही है, यूएई की नई एंट्री हो गई है, सऊदी अरब भी और इनकी आपसी लड़ाई है, यहाँ भी जो है गेम का रुख पलटते हुए नज़र आएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर यूक्रेन का वार हुआ तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होना निश्चित है, मगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत लंबा जाएगा, परमाणु युद्धों की लड़ाई हो जाएगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मुझे लगता है कि पहले 1-2 हफ्ते में ही ये पश्चिमी जगत सहित अमेरिका सरेंडर कर देगा और एक छत्र राज जो है वो पूर्वी यूरोप का शायद होने जा रहा है या यूरेशिया का होने जा रहा है, ये मान सकते हैं आप। यूरोप और अमेरिका का वक्त ख़त्म हुआ। अब इस एपिसोड को आप मेरा एनालिसिस के तौर पर ही लेना, ना कि इसे भविष्यवाणी समझें, ना कि इसे मेरी लिखी हुई पत्थर की लकीर समझें और ना ही ये समझें कि मैं किसी की पक्षपात कर रहा हूँ। जो सच है, जो मुझे लग रहा है, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। फिलहाल इजाज़त दे दीजिए, कल इंशाल्लाह बात करेंगे यमन का मसला क्या है और यूएई और अरब और इस जगत में आखिर क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये भी एक अजीब से मोड़ पर आकर बात ठहर गई है। मैं लोकेशन वाइज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि असल में इनके पीछे चल क्या रहा है। वो हवाई बातें जो हैं मैं भी अपने एपिसोड्स में करता रहता हूं, पर वो आपको तब समझ में आएगा कि अरबों का गेम क्या है, ईरान का रोल क्या है, सऊदी अरब का रोल क्या है और ये तम रोल जो है यमन में क्यों है, इसमें इजराइल कहाँ से कनेक्ट होता है। ये तमाम बातें हम कल के एपिसोड में इंशाल्लाह करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।